हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो आज मैं बिहार पुलिस का जो कि प्रीवियस ईयर सेट लेके आए हैं और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर सेट ज़रूर देखें। और जो जिसमें सेटों की संख्या 22 है और इसे हम बारी बारी से अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें 2010 से लेकर 2022 के बीच में जो भी क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का, तो एग्ज़ाम में आने का बहुत संभावना होता है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा बारी बारी से। तो बता दें कि इसमें हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, मतलब 3 सेट। आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह कौन। कौन जो है ना, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है और प्रश्नवाचक का बोध ही करता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी एक बार कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो दोस्तों सर्वनाम से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा सर्वनाम के बारे में। तो आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसमें किसमें है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह जो है ना, यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है यह। आगे क्वेश्चन होगा, प्रविशेषण बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह विशेषणों की विशेषता को ही प्रविशेषण कहते हैं। जो कि विशेषणों की विशेषता बताता है उसे ही प्रविशेषण कहते हैं। और हिंदी तो आप लोग भी देख लीजिएगा, एग्जाम में आने का संभावना बहुत होता है। देखिए इसमें प्रीवियस ईयर सेट है, इसमें हिंदी पूछा हुआ है और अच्छा पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन होगा, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ों में कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत को चुनना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो इसमें दे रहा है कि संज्ञा विशेषण जोड़ी कौन सा सही नहीं है, तो डी जो है नहीं है, और जो है यह 20 बिसौला यह संज्ञा विशेषण है। और पिता पैतृक और उन्नति और उन्नत, ये सब क्या है, संज्ञा विशेषण है। आगे है क्वेश्चन, जगदीश में कौन सा संधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यंजन संधि। जगदीश में व्यंजन संधि है। आगे क्वेश्चन होगा, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह यौगिक कहलाता है। सार्थक खंड वाले जो शब्द होते हैं ना, जो यह यौगिक कहलाता है। आगे है क्वेश्चन, इनमें अव्यय कौन सा है, मतलब अव्यय छाटना है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धीरे धीरे। जो धीरे धीरे जो शब्द है ना, यह अव्ययी शब्द है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और उसके बाद आगे क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, क और ग जो है यह अल्प प्राण जो है वर्ण है। दोस्तों जीके जीएस आगे नीचे होगा, तो हिंदी ऊपर में ही दिया हुआ है और इसमें देख रहे हैं कि ज़्यादा हिंदी ही दिया हुआ है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर देखिए। हिंदी एग्जाम में आने का बहुत संभावना हो रहा है। तो आते हैं क्वेश्चन पे, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर एक हो जाएगा, मांडवी। जो कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करता है, मांडवी। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि हरियाली। यह जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, हरियाली। और इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो कोमल तालव्य, तो मतलब तालव्य से कौन सा ध्वनि निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह क ख ग घ, ये सब ध्वनियाँ तालव्य से निकलता है। अगला क्वेश्चन होगा 26 नंबर क्वेश्चन, सदैव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि कांस्य। कांसा का जो प्रयोग किया गया था सदैव सभ्यता के निवासियों द्वारा किया गया था, और यह धातु का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में किया गया था, जिससे कांसा है। दोस्तों बता दें कि हम सिर्फ जीके जीएस को देखने वाले हैं, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मैथ जो भी होगा, मैथ
ओरिजिनल आप लोग बना लीजिएगा। हम इसका लिंक दे देंगे वीडियो में, और वहाँ से टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और एक बार लाइक दे दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पे, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह सिंधु और झेलम के बीच है। तक्षशिला एक नगर है जो कि सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक से जादुई, माया और वंशीकरण का वर्णन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि अथर्ववेद। अथर्ववेद से ही जादुई, माया और वंशीकरण और ये सब आदि इसी में अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन होगा, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंडमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? मतलब यह उपाधि किसको मिला था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा धनानंद। यह उपाधि जो है धनानंद को मिला, यह अपना धारण किया था, जो कि यूनानी स्रोतों में है अग्रमीज और जेंडमीज, जो मगध के शासक है धनानंद। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर है ना आने का बहुत संभावना होता है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। तो क्वेश्चन पर आते हैं, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा औरंगजेब। रुहेलखंड किस मुगल शासक के मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो यह औरंगजेब के ही समय जो है स्वतंत्र राज्य बना था। आगे है क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन होगा, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? जो कि पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा शाह आलम, जो कि यह पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आया था, शाह आलम। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे, तो आगे क्वेश्चन होगा, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? तो 1798 में भारत का गवर्नर जनरल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली, जो 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल बन के आया था भारत में, लॉर्ड वेलेस्ली। आगे क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? अजंता और एलोरा का गुफा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 औरंगाबाद में स्थित है अजंता और एलोरा का गुफा। आगे क्वेश्चन होगा, अजंता और एलोरा ये तो हो चुका है, आते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो आगे क्वेश्चन होगा, सदैव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? सदैव निवासियों में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि विशिष्ट मूर्ति पूजा जो है यह नहीं था, और जो था उसको देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ऑप्शन 1 में है मातृ देवी की उपासना, यह था सदैव निवासियों में, और लिंग योनि का ये सब पूजा जो था सदैव निवासियों में था। और सी में है पशु पक्षी वृक्ष और नाग की पूजा, ये सब होती थी सदैव निवासियों में। आते हैं आगे क्वेश्चन पे, तो 25 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन सा वंशानुगत राजा बलि से चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, गोपाल को ही चुना गया था। जो यह पाल वंश राजा है, जो वंशानुगत राजा है, जो बलि के उसे चुना गया था, इसका आंसर 1 हो जाएगा गोपाल। आगे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी को अपनी राजधानी स्थापित किया और इसका गंगकोंड यानी चोलापुरम रखा? तो कौन सा राजा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने है, जो कि कावेरी नदी को अपनी राजधानी स्थापित किया था, और इसका जो उपाधि धारण किया था गंगकोंड और चोलापुरम जो नाम रखा था, यह शासक ने रखा था। इसका आंसर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। 35 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित पाल राजाओं में कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि गोपाल, इसका आंसर गोपाल हो जाएगा, जो कि पाल राजाओं में से कौन सा वंशानुगत राजा नहीं था जो कि बल्कि उसे चुना गया था? तो यह इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो कि गोपाल था। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं उसका नाम गंगैकोंड चोलमपुरम रखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम ने यह गंगैकोंड या चोलमपुरम नाम रखा था अपना राजधानी बनाकर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन होगा,
विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, जो कि विश्वविद्यालय में सरकारीकरण जो है यह बढ़ावा देने का कार्य लॉर्ड कर्जन को जाता है। आगे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के लिए कालक्रम में अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसे कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह पहले वारेन हेस्टिंग है और उसके बाद कॉर्नवालिस है और उसके बाद है बेलेजली है और उसके बाद अंतिम में डलहौजी है, जो कि क्रमबद्ध में सजाना था। आगे क्वेश्चन होगा, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था लखनऊ समझौता 1916। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हो रहा है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय जो है यह स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आगे क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन होगा, निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाला जल राशि को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यह धारा, जो कि निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से जो बहता है जल राशि व उसे हम धारा कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी नदी के खड़े पास वाली गहरी और संकीय घाटी को कहते हैं तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि महाख के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर भूकंप के प्रबलता मापी जाती है रिएक्टर पैमाने पर। आगे क्वेश्चन है, सहारा में प्रवाहित होने वाला गर्म शुष्क एवं पवन को क्या कहते हैं? क्योंकि सहारा जो क्षेत्र है वहाँ पर प्रवाहित होने वाला गर्म और शुष्क पवन को क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह सिरोक के नाम से जाना जाता है। इसे इसका आंसर डी हो जाएगा सिरोक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो मिलान करना है। सूची 1 में दिया हुआ है झील और सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। तो आइए इसे मिलाते हैं। तो पहला है ए में सांभर, जो कि यह राजस्थान में स्थित है, और लोनार जो कि यह महाराष्ट्र में स्थित है, और पुलिकट जो कि तमिलनाडु में है, और नौकुयान जो कि यह उत्तराखंड में है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्न कथनों के आधार पर सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3 सही है और 4 गलत है। तो देख लेते हैं। पहला जो कि विकल्प के आधार पर सत्य पूछना है, तो सही, चक्रवात में परी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और ठंडी होती है, यह सही है। और कथन 2 है, टुंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन जो है यह उगते हैं, मतलब आते हैं टुंडा क्षेत्र में मांस और लाइकेन। और तीसरा कथन होगा, दक्षिण अमेरिका में सवाना को लानोस कहा जाता है, यह सही है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में सवाना को लानोस कहेंगे। तो ये कथन 1, 2 और 3 सही है, और कथन जो है 4 है यह गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो अधिक क्षमता में तो पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कुंडलकुलम, जो कि सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा है कुंडलकुलम। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2, तो आइए इसे हम मिलान करते हैं। तो चिनुक जो कि यह हिम भक्षिण है, जो कि 100 इफेक्टर कहते हैं, जो कि हिम भक्षी के नाम से जाना जाता है चिनुक। और हरमट्ठन जो कि यह सहारा मरुस्थल में जो चलता है, हरमट्ठन जो है सहारा मरुस्थल में चलता है। और उसके बाद है सी में मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल जो है यह फ्रांस में चलने वाला चक्रवात है। उसके बाद बोरो, तो बोरा जो है यह हो जाएगा इटली में चलने वाला चक्रवात है बोरो। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा।
आगे आते हैं क्वेश्चन पे 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जैसे आइए इसको भी मिलान करते हैं। तो हैम्बर्ग, जो कि यह हैम्बर्ग जो है यहाँ पर दिया हुआ है नदी का नाम और शहर। तो हैम्बर्ग एक शहर है जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है। और बीम है ग्लास्को। तो ग्लास्को जो है यह क्लाइड नदी के किनारे बसा हुआ है। और ब्यूनस आयर्स जो कि लाप्लाटा नदी के किनारे बसा है। और डी में है रॉटरडम, जो कि यह न्यूमास की जो नदी है उसी पर बसा हुआ है रॉटरडम। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी तथा उसकी स्थिति सुमिलित नहीं है, मतलब गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गलत है। गलत को नहीं देखेंगे, सही को देखेंगे। गंगोत्री जो कि उत्तराखंड में है। और सी में है चोमायुड्रुंग जो कि तिब्बत में है। और डी में है सियाचिन जो कि काराकोरम में स्थित है, जो कि हिम क्षेत्र है, समाहित है। तो सियाचिन जो है काराकोरम में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो है अर्धकल्प शैल समूह, जो कि यह भूगर्भिक समय मापकरण का सबसे प्राचीन खंड है, मतलब पुराना है, अर्धकल्प शैल समूह। आगे क्वेश्चन होगा, भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा गंगा, जो कि बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है गंगा का है। आगे है 53 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए पहले इसके मिलान करते हैं बारी बारी से। तो इसमें दिया हुआ है सतलज, जो कि यह राकस-ताल जो उद्गम स्थल है राकस-ताल से निकलता है सतलज। और उसके बाद में सिंधु जो कि बोखर चुंग और हिमनद से निकलता है, सिंधु नदी बोखर चुंग हिमनद से। और शारदा जो कि यह मिलन हिमनद से इसका उद्गम होता है, शारदा का मिलन हिमनद से। और तीस्ता का जो है उद्गम होता है यह कंचनजंगा से होता है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, हिमालय भारत के महत्वपूर्ण है, इसके महत्व है। तो ये देखते हैं इसका महत्व है, जो कि यह पहला है, पढ़ते हैं जलवायु संबंधी प्रभाव, जो कि यह सही है। हिमालय के संबंध में बताना है कि हिमालय भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो हिमालय जो है ना जलवायु संबंधी प्रभाव जो है यह सही है। और प्रतिरक्षा के रूप में भी कार्य करते हैं। और उसके बाद है 3 नंबर कथन है, उर्वरक मृदाओं को स्रोत है हिमालय, जो उर्वरक मृदाओं का स्रोत है। तो इस तरह। और 4 में है नाभिकीय खनिजों का संसाधन, जो कि यह गलत है। 1 2 3 यह सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन होगा, 9 डिग्री चैनल जो किसको मतलब किसके किसके बीच है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्षद्वीप में स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो स्थित है लक्षद्वीप में स्थित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति के उम्मीदवारों में के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब राष्ट्रपति के उम्मीदवार में के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि पढ़ा लिखा हो, यह गलत है, यह जरूरी नहीं है। और जो सही है वो देख लेते हैं, 35 वर्ष इसका आयु होना चाहिए। और संसद चुने जाने योग्य मतलब रखता हो राष्ट्रपति के उम्मीदवार। और डी में है देश का नागरिक हो। ये सभी जो है राष्ट्रपति के संबंध में सही है। और गलत के चुना तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। आगे क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। आते हैं क्वेश्चन पे, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाने जाने पर पद हुई रिक्त को भरने के समय सीमा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 6 माह। जो रिक्त भरने की जो सीमा है मात्र 6 माह ही है। राष्ट्रपति के मृत्यु या पद त्याग अथवा हटाने जाने पर 6 माह के अंदर ही भर लिया जाता है। आगे है, अस्मित निधि को राष्ट्र कैसे व्यय करता है। तो अस्मित निधि जो है राष्ट्र जो है कैसे व्यय करता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, संसदीय स्वीकृत के पूर्व ही यह जो है व्यय कर सकता है, मतलब अस्मित निधि से राष्ट्र जो है
संसदीय स्वीकृति के पूर्व ही। आगे है 60 नंबर क्वेश्चन होगा, भारत में राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजता है। जो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के उच्चतम न्यायालय को यह भेजा जाता है, भारत के उच्चतम न्यायालय को, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद। आगे है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एन संजीव रेड्डी, जो कि यह राष्ट्रपति के पूर्व लोकसभा का अध्यक्ष पद भी संभाला था, एन संजीव रेड्डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए, महाभियोग के आरोप लगाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लग सकता है, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो अगला है, भारत का राष्ट्रपति किसको सम्मोहित करके अपना त्याग पत्र देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को देता है त्याग पत्र, जो कि इन्हीं को सम्मोहित कर उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है यह राष्ट्रपति। आगे है क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति के पद ग्रहण कर लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फिर सभी स्थिति में। तो पहला स्थिति देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर, सही है। और दूसरा है राष्ट्रपति के बीमार हो जाने पर, यह भी सही है। और तीसरा है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में होने पर जो है उपराष्ट्रपति जो अपना पद ग्रहण कर सकता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, जो कि जो इसी के रूप में कार्य करते हैं। उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश जो है ना राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं अनुपस्थिति में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा, जो एग्जाम में यह बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के प्रधानमंत्री पद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संविधान द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा मतलब सृजित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री का पद। आगे क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 2, 3 और 4 ये सही है। तो 2 को देखते हैं, योजना आयोग का जो है यह प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग का। और उसके बाद 3 नंबर में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और उसके बाद 4 नंबर में है कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिवालय का भी यह मतलब अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट में सम्मिलित होने वाले मंत्रियों का नाम बताना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में जो होता है केवल कैबिनेट के मंत्री ही सम्मिलित होता है कैबिनेट में। आगे क्वेश्चन होगा, राज्य का मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करता है। राज्य के मुख्यमंत्री जो होता है ना, मंत्रिपरिषद की जो शक्ति होता है ना उसको निर्धारित करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। और 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी अपने पद से हट सकता है, हटा सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति जो है ना जो अपने पद से हटा सकते हैं किसको एक छोड़कर, तो वो कौन है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मंत्रिपरिषद को छोड़कर बाकी सभी को राष्ट्रपति जो अपने पद से हटा सकता है। जैसे मान लीजिए महान्यायवादी को हटा सकते हैं, राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं, ये सब को हटा सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि पेट्रोल। पेट्रोल का जो घनत्व सबसे कम होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा पेट्रोल। आगे क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे कम तापमान पैदा करने के लिए इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि अति चालकता का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। आगे क्वेश्चन होगा, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया
तो इसमें क्या होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँचेगा, जो कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर जो है एक साथ अगर जो गिराया जाए भवन के शिखर से, तो जो है दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँच जाएगा। आगे क्वेश्चन है पल्सर होते हैं, तो पल्सर क्या होते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तेजी से घूमने वाले तारे हैं यह पल्सर। आगे क्वेश्चन होगा घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। गलनांक कम होना चाहिए, जो घरेलू फ्यूज होता है ना उसका गलनांक कम होना चाहिए। आगे है निम्नलिखित में कणों को एक ही गति से ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्फा कण का होगा, जो एक गति से चल रहा है। इसका आंसर डी हो जाएगा, अल्फा कण का संवेग जो है सबसे अधिक होगा। आगे क्वेश्चन पारसेक जो है किसकी इकाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, खगोलीय दूरी का है। पारसेक इकाई खगोलीय दूरी का है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है, तो अदिश राशि से बताना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा कार्य। जो कार्य जो है यह अदिश राशि है और बाकी जो है सदिश राशि है। तो बाकी को देख लेते हैं। आवेग, त्वरण और बल ये सब सदिश राशि के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन है बार किसका मात्रक है, तो बार जो मात्रक है ऑप्शन सी हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को बार से मापा जाता है, जो बार इसका मात्रक है। दोस्तों मैथ आप लोग बना लीजिएगा, हम जीके को देखने वाले हैं। तो NaCl के घोल में लवण सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो है परिवर्तन होने पर आशा करता है, इसका आंसर सी हो जाएगा अपवर्तनांक। आगे क्वेश्चन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बंधुता निम्नलिखित में से क्रम होते हैं, तो सजाना है क्रम में, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। पहले Cl होगा, उसके बाद F होगा, उसका Br होगा, उससे I होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजन का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि अपचयन। जो रंगीन पदार्थों का सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजन का कारण जो होता है अपचयन होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आघातवर्ध तथा तन्य होते हैं, आघातवर्ध तथा तन्य होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये जो है एल्युमिनियम जो है ना आघातवर्धन और तन्य होता है, Al जो कि एल्युमिनियम इसका संकेत है। आगे क्वेश्चन है सहसंयोजी यौगिक का प्राय इनमें से विलय होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन विलायक, जो कि यह यौगिक जो है सहसंयोजी यौगिक है, जो कि कार्बन विलायक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है सोडा वाटर को एक बोतल में गर्दन से पकड़ा गया और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया, तो बोतल को किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे, तो आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गर्दन के निकट। इसका आंसर गर्दन के निकट जो है ना बोतल जो भाग में जो बुलबुले एकत्रित होंगे, जो बुलबुला होते हैं वह गर्दन के निकट है, वहीं पर बुलबुला होंगे। आगे क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड को एक अज्वलनशील गैस निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि यह जो गैस ज्वलनशील है। क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है, और तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वलनशील है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि हाइड्रोजन या ज्वलनशील गैस है। आगे क्वेश्चन है वायवीय श्वसन प्रक्रिया को चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन जो है ना प्रक्रिया को चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। आगे क्वेश्चन है कोशिका में निहित में से कौन सी पाचन थैली जो है कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाए, जो कि लाइसोसोम, जो कि यह कोशिका को निहित में से कौन सा पाचन थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा अस्थि में, मतलब ऑस्टियोसाइट जो है ना अस्थि में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है एलोसोम होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिंग गुणसूत्र जो होते हैं ना
सोम होते हैं लिंग गुणसूत्र। आगे है चेचक होने के कारण, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस जो है चेचक होने के कारण होता है वेरियोला वायरस। आगे है अरक्तता में निहित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा जो कि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा अरक्तता में कम हो जाता है हीमोग्लोबिन। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, मतलब हवा के माध्यम से फैलता है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा प्लेग, जो कि यह हवा के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन है अन्न एक समृद्ध स्रोत है किसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा स्टार्च का, जो यह एक समृद्ध स्रोत है अन्न। आगे देखते हैं क्वेश्चन पे, तो आगे क्वेश्चन होगा पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, पीलिया जो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यकृत के संक्रमण से पीलिया रोग होता है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन है सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन का औसत दर होता है कितना होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 72। जो औसत दर होता है सामान्य व्यक्ति का धड़कन 72 होता है। और 100 नंबर क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, ईईजी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मस्तिष्क को गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है मस्तिष्क, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बार लाइक दे दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो चलिए हम अगला वीडियो में फिर लेकर आएंगे फिर अगला सेट प्रीवियस ईयर का।